वो सर पर रखी घास की पोटली को संभाले चली जा रही थी और तभी अचानक चार दरिंदे उसके सामने आ खड़े हुए। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन किसी ने उसका गला पकड़ लिया और फिर दूसरे ने पैर पकड़ लिए, तीसरे ने हाथ और वो चौथा तो उसके शरीर पर मकोड़े की तरह रेंग रहा था। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। किसी को उसकी आवाज नहीं सुन रही थी और फिर एक पल को तो उसका दम घुटने लगा था। फिर लगा जैसे वो बेहोश ही हो गई। दीदी दीदी, आप ठीक तो है ना? दिव्या ने अंदर आते ही अवनी से पूछा। हाँ दिव्या, मैं ठीक हूँ, पसीने में तरबतर ही उसने जवाब दिया। कितनी ही बार ये सपने उसे डरा दिया करते थे, पर जानती थी जो हकीकत में हो चुका है उसे सपने में देखकर क्या घबराना। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने दिव्या को चाय बनाने को बोला और खुद पैकिंग करने लग गई। जब से उसे तबादले को लेकर चिट्ठी आई थी तब से उसे अपने पुराने जख्म ताज़ा होते नजर आ रहे थे, इसलिए रोज दिमाग पर भी ज्यादा ही जोर डालने लगी थी। शायद ये सपने भी उसी की देन थे। 2 दिन बाद वो और दिव्या अब शिवगढ़ जिले में थे। इतने लंबे सफर के बाद भारी थकान होने लगी थी, इसलिए उसने दिव्या को सामान थमाया और खुद सोने चली गई। अगले दिन वो डीएसपी की कुर्सी पर बैठी थी। तब शिवगढ़ जिले के माजरा गांव के माहौल को लेकर वो काफी चिंतित दिख रही थी। आखिर कितने सालों के बाद आज भी इस गांव माजरा का माहौल वही था जैसा वो छोड़कर गई थी। कितनी कोशिश की थी उसने यहाँ तबादला रुकवाने के लिए, लेकिन सरकार के उसूलों के खिलाफ आज तक कोई जा पाया है जो आज वो जा पाती? हाँ वो बात अलग है, कुछ इक्के दुक्के लोग अपनी मनचाही जगह पर तबादला करवा लेते हैं तो उसका कारण भी उनका पैसा ही होता है। 2 पैसे फूंको तो काम बन जाता है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं होता। वो बचपन से इस नर्क में रहते रहते ऊब चुकी थी, लेकिन किस्मत का लेखा भला कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। फिर जैसे तैसे उसने खुद को समझाया, ये तो आखिर मेरी जिम्मेदारी है जो सरकार के द्वारा मुझे सौंपी गई है, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं ना ही किसी के बारे में सोचूंगी और ना किसी झमेले में पड़ूंगी। फिर खुद को समझाते हुए बोली, वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, बीत गई सो बात गई। अवनी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उसे रिश्वतखोर जरा भी नहीं भाते थे। अभी हफ्ते भर पहले की ही बात थी जब एमएलए का बेटा रात को नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। जब गाड़ी के जरूरी कागज मांगे तो उसने ये कहकर अपने हाथ उठा लिए कि मेरा बाप एमएलए है तो फिर मुझे कागज दिखाने की क्या जरूरत। वो खुद भी बहुत कम बोलती थी और सामने वाला गलती के बावजूद भी ज्यादा बोले तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। उसने पीछे से ही उसकी टी शर्ट को पकड़ा और सीधा गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। पूरी रात भर वो लड़का अपने बाप के नाम की धमकी देता रहा था, लेकिन अवनी एक पल को भी नहीं घबराई थी। ये बात अलग है, सुबह ही उसका बाप अपने बिगड़ेल बेटे की सिफारिश में वकील के साथ पधार चुका था। आजकल ये सब आम बात हो गई है, जितने बड़े नेता होंगे उनकी बिगड़ेल औलाद को जमानत भी उतनी ही जल्दी मिल जाती है, चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। जमानत के कुछ दिन बाद सत्ता की आड़ में केस को भी दबा दिया जाता है। दिन दहाड़े चलती बस में लड़की से दरंदगी। खबर पढ़ते ही अवनी ने अखबार के पन्ने को पलटते हुए रख दिया। रोज ऐसी ही हजारों खबरें पढ़कर अवनी का सर घूमने लगता था। ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने चाय के लिए लड़के को आवाज दी। अपने लिए एक चाय मंगवाकर खुद सामने पड़ी फाइल को देखने में जुट गई। सरिता तिवारी मर्डर केस। फाइल के ऊपर नाम पढ़ने के बाद तो उसका सर और भी ज्यादा दर्द करने लगा था। यहां आते ही फिर से मर्डर केस में उलझा दिया। अवनी मन ही मन गुस्सा करते हुए बोली, ऊपर से आज तबादले का पहला ही दिन था और उसको रह रहकर अपनी पुरानी यादें खाए जा रही थी, इसलिए आंखें बंद कर वो कुर्सी से सर टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक लड़का चाय लेकर आया तो आहट सुनते ही उसने आंख बंद किए हुए ही बोल दिया, टेबल पर रख दो। चाय पीते हुए भी उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब उसे खुद भी नहीं मालूम था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए चाय पीने के बाद उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ बढ़ गई। घर जाते ही उसने दिव्या को आवाज लगाई जो रसोई में कोई काम निपटा रही थी। जी दीदी, दिव्या बाहर आते हुए बोली।
मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर अवनी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अकेले कमरे में तो यादें ज्यादा ही सताया करती हैं और यही हाल आज उसके साथ भी था। बार बार करवट बदलते बदलते वो थक गई थी और जब उससे सहन नहीं हुआ तो उठकर बैठ ही गई। दीवान के सिराने से सर लगाकर बैठी तो बंद आंखों से भी आंसुओं का सैलाब बह निकला। लाख कोशिश के बाद भी अपने आप को यादों में धकेले बिना नहीं रोक सकी। ये यादें भी कमबख्त बड़ी आवारा होती हैं, न चैन से जीने देती हैं न मरने देती हैं। फ्लैशबैक। घर के छोटे से आंगन में माही और सीमा खेल रही थी और उसकी माँ सवेरे सवेरे ही राख से बर्तन मांजते हुए बोली, अवनी, ओ अवनी, अरे किधर मर गई? लगता है सुबह सुबह ही बाहर खेलने चली गई। अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए ममता बर्तन बीच में ही छोड़कर बाहर की तरफ देखने लगी तो अवनी अपनी सहेलियों संग पत्थर की गोटी बनाकर खेल रही थी। अवनी की माँ ने वहां जाकर उसकी चोटी पकड़ी और घर में अंदर धकेलते हुए बोली, तेरा बापू पौवा गटक कर आता ही होगा और तुझे यूं बाहर खेलता देखेगा ना तो तेरी खैर होगी ना मेरी। अब जल्दी से जाकर कुएं से पानी भर के ले आ मटके में, बिल्कुल पानी नहीं है। तेरा बापू आते ही हंगामा कर देगा। अरे माँ, तू छोड़ क्यों नहीं देती उस आदमी को? आखिर कब तक यूं मार झेलती रहेगी? अपने साथ साथ हम तीनों को भी घसीटे बैठी है। अवनी के ऐसे बोलते ही उसकी माँ ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कह दिया, चल बावली, हमारी बिरादरी में पति परमेश्वर हुआ करे। जब तक जिंदा है पति के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो अब ज्यादा जुबान मत चला, तू भी उनको बापू कहकर बोला कर। अब तेरी उम्र भी 15 बरस की हो गई है, तेरा भी ब्याह करना आगे जाके। नाक मत कटवा दियो हमारी। तू भी मेरी तरह ही अपने आदमी का सारा ख्याल रखियो। तेरा बापू कल भी बतला रहा था तेरा रिश्ता। वैसे भी तेरी सूरत को देखकर कोई रिश्ता वाला मिल जाए वही बड़ी बात है। आजकल सांवली सूरत की छोड़िए के तो दिन ही नहीं रहे, हर किसी को गोरी चिट्टी छोड़ी भावे। माँ, तू रोज सवेरे सवेरे ये राग मत अल्पा कर। मैं तुझे बता रही हूँ, कोई मेरे से ब्याह करे या ना करे, मैं खुद ही किसी से ब्याह नहीं करूंगी और ना ही उस आदमी को कभी बापू बोलूंगी। सारी जिंदगी में दिया ही क्या है उसने जो मैं उसका मान रखूं? बस बहुत हो लिया। मैं तो खूब सारा पढ़ूंगी और फिर पुलिस में भर्ती होंगी। अवनी अपनी माँ पर नाराज होते हुए बोली, बिटिया तू समझती क्यों नहीं? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। तेरी बहनें तो फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन तेरा रंग देखकर दिल घबरा जाता है। और तू ही बता, तेरी दोनों बहनें तो घर पर ही रहती हैं, फिर तू ही क्यों जिद करती है बाहर जाने की? अवनी बोली, माँ, मैं उस आदमी के पैसों से नहीं पढ़ रही जो गुस्सा करेगा। और माँ, पंडित जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें सब पता है। उनके बेटे के साथ मैं पुरानी किताबों से पढ़ रही हूँ और कल तो पंडित जी खुद ही मुझे अर्जुन के साथ बिठाकर पढ़ा रहे थे। तेरे भेजे में कुछ नहीं घुसता बावली, जा और कुएं से पानी भरकर ला। ममता बड़बड़ाते हुए फिर काम में लग गई। जब अवनी पानी भरकर लौट रही थी तो रास्ते में सोच रही थी कि माँ सही ही तो कहती है, उसके सांवले रंग की वजह से शायद ही कोई लड़का उसकी ओर ध्यान देता है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे पंडित जी और अर्जुन बैठे दिखे। अर्जुन को देखकर वो सोचने लगी, मैं उसे पसंद तो करती हूँ, लेकिन जब कोई मेरा साथ नहीं देता तो अर्जुन भी क्या साथ देगा। अवनी ने मटका सीढ़ियों के पास रखा, पंडित जी के पैर छुए और उनके पास बैठ गई। जब पंडित जी अर्जुन को पढ़ाते तो अवनी भी ध्यान से सुनती और समझती। उसकी लगन देखकर पंडित जी ने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एक पाठ पढ़ाने के बाद पंडित जी बोले, बिटिया बहुत देर हो गई है, तू घर चली जा, नहीं तो तेरी माँ आती होगी। अवनी चुपचाप मटका उठाकर जाने लगी। तभी अर्जुन भी उसके साथ हो लिया। क्या हुआ अवनी, तेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा सा लग रहा है? अर्जुन ने पूछा। अवनी बोली, पता नहीं अर्जुन, क्या बापू के रहते हम कभी पुलिस में भर्ती भी हो पाएंगे? तू फिक्र मत कर, अर्जुन बोला, मैं पिताजी से कहकर तेरा प्रमाण पत्र बनवा दूंगा। हेडमास्टर साहब भी उन्हें जानते हैं और मानते हैं, फिर देखना हम दोनों साथ में पुलिस में भर्ती होंगे। अर्जुन की बात सुनकर अवनी मुस्कुरा दी। अच्छा अर्जुन, एक बात बता, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? अर्जुन, जो उसकी बात का मतलब समझ रहा था, बोला, तू गोल मटोल है, सबसे अलग और सबसे प्यारी है। अवनी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे ये मैं ऐसे नहीं पूछ रही थी,
तो फिर कैसे बताऊं, तू ही बता, अर्जुन ने कहा। अच्छा चल ये बता, तू कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ेगा, अवनी थोड़ा भावुक होकर बोली। अर्जुन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, कैसी बात करती है तू, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन की बात सुनते ही अवनी का चेहरा खिल गया। दीदी बाहर कोई आपसे मिलने आया है, दिव्या की आवाज आई और अवनी जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई। आती हूं कहकर अवनी आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। सच में वह सुंदर नहीं थी, फिर भी कैसे कोई उसे पसंद कर सकता था। बाहर आई तो देखा कि मेनका खड़ी थी, उसकी खास दोस्त। अनाथ आश्रम में जाने के बाद सिर्फ वही थी जिससे अवनी अपना हर दर्द बांटती थी। लेकिन आज उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरानी हुई। पूछने पर पता चला कि वह पुलिस स्टेशन गई थी, जहां से पता चला कि अवनी का तबादला हो गया है, इसलिए उसे यहाँ आना पड़ा। लेकिन ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था कि तू फोन पर मुझे बता नहीं सकती थी, अवनी ने कहा। यार बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुझे पता है मैम ने अनाथ आश्रम का सारा काम मुझे सौंप रखा है, जिसके चलते इतना समय भी नहीं मिल पाता। लेकिन क्या करूं, ये काम भी जरूरी था, इसलिए चली आई। मेरी शादी है अगले हफ्ते, इसलिए तुझे आना ही है, मेनका ने खुशी से कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कार्ड हाथ में लिया और जब नाम पढ़ा मेनका के साथ अनमोल, तो वह और भी खुश हो गई। आखिर तुझे तेरा प्यार मिल ही गया। वैसे तो तेरा अनमोल और मैं एक ही डिपार्टमेंट से हैं, फिर भी तूने कभी उससे मिलवाया नहीं, पर उम्मीद करती हूं कम से कम वो तो समझदार होगा ही, अवनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। क्या बात करती है यार, शादी में मिलवाऊंगी ना तुझे अनमोल से, और तेरा क्या मतलब है कि वो समझदार होगा, मतलब तुझे मैं बेवकूफ लगती हूं, मेनका ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। हाँ तू तो सबसे बड़ी बेवकूफ है, पता नहीं अनमोल तुझे कैसे संभालेगा, अवनी ने मजाक में कहा। इतना सुनकर मेनका हंस दी। फिर उसने पूछा, अवनी सुन, तुझे अपने अनाथ आश्रम की सरिता याद है ना? याद है, उसे कैसे भूल सकती हूँ। उसे अपनी सुंदरता का कुछ ज्यादा ही घमंड था, आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती फिरती थी, अवनी ने लापरवाही से जवाब दिया। अभी तुझे पता है उसका कत्ल हो गया है, मेनका ने कहा, और ये सुनते ही अवनी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या? लेकिन कैसे? अवनी ने घबरा कर पूछा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके साथ दरिंदगी हुई थी, उसके बाद ही उसका कत्ल किया गया। और तुझे पता है उसका कत्ल कहाँ हुआ? मेनका की बातों ने एक बार फिर अवनी को डरा दिया, लेकिन हिम्मत करके वह बोल पड़ी। कहाँ? गांव माजरा में, मेनका ने जवाब दिया। माजरा का नाम सुनते ही अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। बस एक ही शब्द निकला, ओके, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। इतने सालों के बाद भी इस शहर की हालत वैसी की वैसे थी, कुछ भी नहीं बदला था। शायद यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। इन सालों में ना जाने कितनी ही सरिता और कितनी ही अवनी की जिंदगी बर्बाद हुई थी। सरिता का केस इसी पुलिस स्टेशन में होगा ना? मेनका के इस सवाल से अवनी का ध्यान फिर केस की तरफ गया। आज जब वो दफ्तर में बैठी थी तो सरिता नाम की ही किसी लड़की की फाइल उसके हाथ में आई थी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाई थी। अब एकाएक उसे सब याद आने लगा। हाँ शायद कल जाकर देखती हूँ, अवनी ने जवाब दिया। तो फिर तुझे, खैर छोड़ो, तू इन सब झंझट में मत पड़ना, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तबादला करवा लेना, मेनका ने सलाह दी। उसे अवनी के बीते कल के बारे में सब पता था, इसलिए वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर दोनों सहेलियां थोड़ी देर और बातें करती रही और फिर मेनका चली गई। अगले दिन जब अवनी पुलिस थाने पहुंची तो सबसे पहले उसे सरिता की ही फाइल हाथ लगी। हद तो ये थी कि उस केस को हैंडल भी उसे ही करना था। फाइल पढ़ने के बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इतनी बेरहमी से उन दरिंदों ने सरिता का कत्ल किया था। जय हिंद सर। जय हिंद अवनी। कहिए, कमिश्नर ने सामने से जवाब दिया। मुझे सरिता तिवारी केस की स्टडी के लिए थोड़ी मदद चाहिए। अगर आप कोई ऑफिसर मेरे साथ भेज दे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, अवनी ने कहा। ठीक है, मैं एक ईमानदार ऑफिसर को कल ही भेज देता हूं। बाकी जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाने की कोशिश करो, कमिश्नर ने कहा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सर। जय हिंद। इतना कहकर अवनी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह, मोहित,
जी मैम, मोहित अंदर आते हुए बोला। माजरा गांव के सरपंच को बुलावा भेजो, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। अवनी ने सख्त लहजे में कहा। मैम, माजरा गांव का सरपंच सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, इसलिए आपको खुद ही वहां जाना होगा। अंदर आते हुए एक युवक ने कहा। ऐसे कैसे? आगे के शब्द अवनी के गले में ही अटक गए। वैसे आपकी तारीफ? अवनी ने सामने खड़े नौजवान से पूछा। जय हिंद मिस अवनी वर्मा, मेरा नाम अनमोल है। अनमोल ने सैल्यूट करते हुए कहा। कमिश्नर ने मुझे यहाँ भेजा है, शायद सरिता मर्डर केस में आपको मदद चाहिए। आई एम राइट। अब अवनी का ध्यान भी सरिता की फाइल पर गया तो उसने बोलना शुरू किया। बिल्कुल सही कहा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस केस में तुम मेरी पूरी मदद करोगे। जी मैम, ये सरिता की डायरी है जो मैंने यहाँ आने से पहले उसके अनाथ आश्रम से मंगवा ली थी। अनमोल ने डायरी देते हुए कहा। बहुत अच्छा किया आपने, मैं घर जाकर डायरी पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अवनी ने कहा। इस डायरी में विशाल नाम के लड़के का जिक्र है, वो उसी सरपंच का बेटा है जिससे आप मिलने जा रही थी। सरिता और विशाल एक दूसरे से प्यार करते थे। विशाल के साथ दिव्य अक्सर सरिता से मिलने आता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये सब डायरी में लिखा है। अनमोल ने एक ही सांस में सब कह डाला। विशाल का नाम सुनते ही अवनी का खून खोल उठा, लेकिन उसने अनमोल के सामने अपने जज्बात छुपा लिए और हिम्मत करके बोली। ओके, कल मिलती हूँ आपसे। इतना कहकर अवनी घर की ओर चली गई। रात को खाने के बाद उसने सरिता की डायरी पढ़नी शुरू की। एक के बाद एक पन्ना उसके दिल को जलाता जा रहा था। डायरी बंद कर वह उस पल को याद करने लगी जब वह अर्जुन से बात करने के बाद पानी लेकर घर लौटी थी। घर में कदम रखते ही अवनी ने देखा उसका पिता नशे में धुत होकर जोर जोर से गालियां बक रहा था। जैसे ही उसकी नजर अवनी पर पड़ी, उसने उसे भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। लेकिन अब अवनी को इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। वो चुपचाप अंदर गई और एक टूटी हुई खाट पर जाकर बैठ गई। उसके पिता की ये हरकतें उसे रोज परेशान करती थी, इसलिए वो इस घर से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी। पीछे उसकी दो छोटी बहनें थी और माँ जिसकी कोई गलती नहीं थी। पूरा घर तो उसी के भरोसे चल रहा था। सुबह सुबह वो अमीर लोगों के घरों में काम करके आती थी। झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मिल जाए। उसकी माँ के पास एक गाय और एक बछड़ा था जिनसे थोड़ा बहुत दूध निकलता, जिसे बेचकर जैसे तैसे घर का खर्च चलता। लेकिन माँ बेटी की ये मेहनत रोज रात को उसके पिता शराब में उड़ा देता। हर रात शराब के लिए पैसे मांगता और मना करने पर सबको मारने लगता। एक दिन अवनी काम से लौट रही थी। थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए कोई सहेली साथ नहीं थी, लेकिन अवनी डरपोक नहीं थी। जैसे ही उसने कुएं से पानी भरा और लौटने लगी, उसे पास की झाड़ियों से किसी के बोलने कराने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पास जाकर देखा, उसके होश उड़ गए। कुछ लड़के एक लड़की पर हमला कर रहे थे। अवनी ने बिना सोचे अपने मटके से एक लड़के के सिर पर वार किया। लड़की डर से कांप रही थी, लेकिन अवनी को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो उठी और अवनी के साथ खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर पत्थर उठाए और फेंकने लगी। जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागी, और जब थोड़ी दूर आई तो गांव की तरफ हलचल दिखने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बिना कहे ये यकीन दिलाया हो कि अब सब ठीक है, और फिर अपने अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही माँ ने पानी के बारे में पूछा तो अवनी ने सब कुछ बता दिया। माँ को एक तरफ अपनी बेटी की हिम्मत पर गर्व हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी समा गया, क्योंकि अवनी अब किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे चुकी थी। उधर वे चारों लड़के आग बबूला हो चुके थे। उन्हें ये हार मंजूर नहीं थी। बदला लेने के लिए वो मौके की तलाश करने लगे, और फिर एक शाम जब वे अवनी के घर के बाहर छुपे थे, तभी उन्होंने अवनी के पिता बिरजू को नशे में झूमते हुए देखा। उनमें से एक लड़के ने एक चाल सोची और सब उसके पीछे लग गए। उन्होंने बिरजू के कान भर दिए, अवनी के बारे में झूठी बातें कहकर उसे भड़काया। जैसे ही बिरजू घर पहुंचा, उसने बिना कुछ सुने एक लकड़ी उठाई और अवनी को मारने दौड़ पड़ा। नशे में धुत बिरजू उसे मारते मारते दरवाजे तक ले आया, लेकिन इस बार अवनी चुप नहीं रही। उसने लकड़ी पकड़ी और खींचकर छीन ली। उसकी माँ, जो अब तक चुप रहती, आई और बोली, अवनी छोड़ दे लकड़ी को। लेकिन अवनी डटी रही। फिर उसने वो लकड़ी फेंक दी और घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसे पता था बाहर कोई मदद के लिए नहीं आएगा।
सब लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। अब उसे खुद ही अपनी अपनी बहनों और माँ की रक्षा करनी थी। अंदर आई तो माँ बोली, ये क्या किया तूने? अवनी बोली, माँ अब रोज रोज की मार सहना बंद करना होगा। आखिर कब तक हम बिना गलती के सजा भुगतते रहेंगे? आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। बिरजू नशे में वहीं गलियारे में सो गया। अगली सुबह जब उसका नशा उतर चुका था वो घर आया। ममता ने जैसे ही उसे पानी दिया बिरजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। माफ कर दे ममता, एक बार मुझे सुधरने का मौका दे। देखना इस बार अवनी बिटिया का स्कूल में दाखिला भी करवाऊंगा। हेड मास्टर से खुद जाकर बात करूंगा। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ममता का दिल भी पिघल गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो गए हो, यही सबसे बड़ी बात है। हमारी बेटी तो अपनी ही है, सब ठीक होगा। जल्दी जल्दी चूल्हा जलाकर ममता ने गर्मा गर्म रोटियां बनाई और बिरजू के सामने रख दी। कई दिनों बाद बिरजू ने अपने ही घर में पेट भरकर खाना खाया था। अपनी आंखों के कोने पहुंचते हुए वो बोल पड़ा, अब जरा अवनी को भी बाहर बुला दे, खेत से हरी घास लेकर आनी है। अवनी अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका बापू इतनी आसानी से बदलने वालों में से नहीं है, लेकिन जब उसकी माँ ने बाहर से आवाज लगाई तो उसे जाना ही पड़ा। अवनी बिटिया, अपने बापू के साथ खेत से घास लेकर आ जा। ममता ने कहा, माँ तुम उनसे बोल दो, मैं थोड़ी देर में खुद चली जाऊंगी। अवनी ने धीमे से जवाब दिया। इतने में बिरजू खुद पास आकर बोला, बिटिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू एक बार अपने बापू को माफ करके तो देख। अवनी ने मुंह फेर लिया तो ममता ने उसे अपनी कसम दे दी। फिर हार मानकर अवनी को अपने बापू के साथ खेत में जाना ही पड़ा। खेत में पहुंचकर बिरजू एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। एक पल को अवनी के मन में आया, जब कोई मदद ही नहीं करनी थी तो साथ क्यों आया था? रोज तो वो खुद ही घास लेने आती थी, लेकिन आज इतनी तेज धूप में सिर्फ बाबू की वजह से उसे आना पड़ा। उसने सोचा, चलो अब आ ही गई हूं तो थोड़ी घास काट ही लेती हूँ, शाम को अर्जुन के साथ पढ़ाई कर लूंगी। वो अपनी ही सोच में खोई हुई घास काट रही थी, तभी सामने से वो चारों लड़के आ खड़े हुए। एक पल के लिए अवनी डर गई। माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो घबराकर भाग खड़ी हुई। बापू बापू, वो बार बार आवाज देती रही, लेकिन बिरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे भागते हुए वो उसके पास पहुंची तो देखा कि बिरजू तो दारू का पौवा पी रहा था और साथ में कुछ पैसे गिन रहा था। अवनी चीखते हुए बोली, बापू बचा मुझे, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन बिरजू पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। तभी एक लड़का आगे बढ़कर बोला, तेरे बापू ने तुझे बेच दिया है, देख जो पैसे इसके हाथ में हैं वो हमने ही दिए हैं। अवनी को तो जैसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या उसका बाप इतना गिर सकता है? ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। एक और लड़का बोला, कल इसने तुझे इसलिए मारा था क्योंकि हमने इसे तेरे और अर्जुन के बारे में बता दिया था कि तुम दोनों पूरा दिन साथ घूमते रहते हो। इतना बोलकर वो चारों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर अवनी और ज्यादा घबरा गई। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन अपने बाप को इस हालत में देखकर उसका खून खोलने लगा। जब थोड़ा होश आया तो उसने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ खेत, सुनसान इलाका और कोई भी मदद के लिए नहीं था। फिर भी वो हिम्मत करके भागती रही। ये खेत के बीच का हिस्सा था जहां चारों तरफ सरसों की फसल खड़ी थी। चारों लड़के अब उसे घेरने लगे। अवनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन दरिंदों की हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। फिर अचानक एक एक करके वो उसके ऊपर टूट पड़े। कोई उसके हाथ पकड़ रहा था तो कोई पैर। एक ने उसके कपड़े फाड़ डाले और दुपट्टा ना जाने की दिशा में फेंक दिया। उस वक्त उसके दर्द के गवाह थे तो वो हजारों पीले फूल। जब चारों ने अपनी हवस मिटा ली तो उठ खड़े हुए। लेकिन अवनी की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जब थोड़ा दूर से ही उनके कान में अर्जुन की आवाज आई तो उनके दिमाग में फिर से शैतान पैदा हो गया। भागे दौड़े हुए अर्जुन के पास पहुंचे। अरे अर्जुन, तू इधर क्या करने आया है? उनमें से एक ने पूछा। ममता आंटी ने बताया अवनी यहाँ घास खोदने के लिए आई है तो मैं उसे साथ ले जाने आया था।
अर्जुन ने जवाब दिया। क्या बात है अर्जुन, आजकल बड़ा अवनी के आगे पीछे घूमता है, प्यार का मामला तो नहीं है? विशाल ने बड़ी होशियारी से बात कह दी। अर्जुन तो उसकी बात सुनकर ही शर्मा गया। अरे तू तो शर्मा गया, सच बोल, यही बात है ना? उनमें से दूसरा लड़का रिंकू आगे आते हुए बोला। लेकिन अर्जुन, तेरी अवनी तो यहाँ नहीं, सामने वाले खेत में थी। उसका बापू उसे बहुत मार रहा था। इतना सुनते ही अर्जुन उधर ही भाग लिया। अर्जुन को इस तरह भागते देख चारों लड़के एक बार फिर से हंस दिए। दूसरी तरफ अर्जुन जब अवनी को ढूंढने खेत में पहुंचा तो उसे हर जगह छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब वापस मुड़ा तो खेत के बीच उसे दूर से ही अवनी की चुन्नी दिखलाई पड़ी। फिर जब वो पास पहुंचा तो अवनी बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी, साथ ही उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त पड़े थे। अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और भागकर उसके कपड़े ठीक करने लगा। वो बार बार अवनी को होश में लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो आगे कोई मदद करता। उससे पहले ही नशे में धुत बिरजू वहां आ धमका और उसके साथ थे वो दो लड़के, रिंकू और मोहन। अर्जुन अब भी अवनी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिरजू आते ही उस पर टूट पड़ा। ये क्या किया रे छोरे, अरे तूने तो मेरी छोकरी के साथ, हे राम, उठा ले मुझको, ये कैसा दिन दिखलाया। बिरजू वहीं बैठा ढोंग करने लगा। बेचारा अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही बाकी के बचे दो लड़के विशाल और दीप भी कुछ गांव वालों के साथ वहां आ गए। अर्जुन के पापा पंडित जी भी साथ में आए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पिताजी के पास जाकर अर्जुन बोला, देखना बापू, अवनी को क्या हुआ है। अर्जुन ने इतना बोला ही था कि पास खड़े एक आदमी ने अर्जुन को एक थप्पड़ रसीद दिया। तूने छोकरी की इज्जत लूट ली और अब पूछता है क्या हुआ? उस आदमी की बात सुनते ही अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। बापू मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे आप इन चारों लड़कों से पूछ लो। अर्जुन ने उन चारों लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो सबकी नजर उन पर ही ठहर गई। हमसे क्या पूछ रहे, हमें नहीं पता कुछ भी, ये तो हम इधर से जा रहे थे, तब बिरजू जी के रोने की आवाज सुनी, तब दौड़े दौड़े चले आए हम तो इधर। दीप और विशाल गांव के सरपंच के बेटे थे। वो अपने पिताजी के पास जाकर बोले, हम सच कह रहे हैं पिताजी, हमें कुछ नहीं पता। ये क्या कह रहे हो? अरे तुमने ही तो। अर्जुन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दीप ने बात काट कर कह दिया, हमने ही तो गांव वालों को तुम्हारी करतूत के बारे में बतलाया था। अर्जुन को एक बार भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। पंडित जी अपने सर पर हाथ रखे बैठे थे और साथ आई अवनी की मां का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ औरतों ने उसे संभाला और अवनी के साथ उसे घर ले गई। वहीं अब पूरा गांव अर्जुन को बुरी नजरों से देख रहा था। पंचायत हुई और फिर फैसला सुना दिया गया कि अर्जुन को लेकर पंडित जी को इस गांव को छोड़कर जाना होगा। साथ ही 50,000 रुपए उन्हें बिरजू को देने होंगे। बिना कोई सवाल किए पंडित जी ने पंचायत के फैसले को स्वीकार किया और अर्जुन को लेकर हमेशा के लिए चले गए। दूसरी तरफ जब अवनी को होश आया तो उसकी मां और बहनें पास बैठी हुई थी। उसके पूरे बदन पर निशान अपनी छाप छोड़कर जा चुके थे, जो रह रहकर उसे बीते पल की याद दिला रहे थे। अपने आप को ऐसी अवस्था में देखते ही वो अपनी मां के गले लगकर रो पड़ी। रो मत बिटिया, पंचायत ने उस अर्जुन को गांव से बाहर निकलवा दिया है, अब चिंता ना ही करो तुम। अपनी मां की ऐसी बातें सुनते ही अवनी झट से उनसे दूर हो गई। क्या कह रही हो मां? और अर्जुन को गांव से बाहर क्यों निकाला? अरे उस ससुर ने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया तो गांव में रखकर क्या करते उसका? आज तेरे साथ किया, कल किसी और के साथ। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही अवनी बोल पड़ी, बस कर मां, मेरे साथ अर्जुन ने कुछ नहीं किया, वो तो पापा को सरपंच के लड़कों ने पैसे दिए, फिर उन्होंने मेरे साथ। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही ममता ने उसके एक थप्पड़ जड़ दिया। शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे कल मुही ये दिन देखने के लिए ही तुझे पैदा किया था क्या? अरे हमने तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तेरा बापू हमसे उस अर्जुन और तेरे बारे में बतला रहा था। तू पढ़ने का बहाना बनाकर उसके साथ ये सब करती घूमती थी। गुस्से में उसकी माँ और बहन भी कमरे से बाहर चली गई। रात होने को आई थी और अवनी दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था। बेवजह अर्जुन पर पूरा इल्जाम डाल दिया गया, ऊपर से ऐसा कोई नहीं था जो उस पर भरोसा करता। उसकी खुद की माँ भी आज उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी। 2-4 दिन बीते लेकिन अवनी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। 5वें दिन उसकी माँ ने उसे पानी लाने के लिए भेजा तो वही लड़के उसे रास्ते में मिल गए। रास्ते में वो अवनी के साथ ही चलने लगे। कभी वो अपनी मनचाही गाली देते तो कभी चलते चलते भी उसके बदन को छूते।
जैसे तैसे कर जब अवनी वापस घर की तरफ आने लगी तो गली के सारे आवारा लड़के उसे अभद्र भाषा बोलने लगे। और तो और हर मर्द की नजर उस पर ही थी जैसे वो कोई वेश्या हो। जब अवनी दौड़ते हुए घर के अंदर आई तो उसकी माँ आवाज लगाते ही रह गई, लेकिन अवनी ने भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने ना ही खाना खाया और ना ही किसी से बात की। रोते रोते ही उसने पूरा दिन निकाल दिया। खुली आंखों से ही सोच विचार कर रात को दबे पांव उसने घर की दहलीज के बाहर कदम रख दिए। अपने गुल्लक में जमा कोई 500 रुपये लेकर घर से निकली थी। उसे तो आने वाले कल को लेकर चिंता भी थी, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, ऐसे हजारों सवाल अपने मन में लेकर वो बस एक कोने में बैठी कांप रही थी। धीरे धीरे बस में और भी लोग आए और बस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ अर्जुन अपने पिताजी के साथ गांव से बाहर निकल चुका था। तभी उसके सामने विशाल के साथ उसके बाकी दोस्त भी आ धमके। पंडित जी ने हाथ जोड़कर बोला, हमने बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया है, अब हमें परेशान मत करो। काहे पंडित इतना परेशान होता है, हम तो तुम्हारी मदद करने वास्ते यहाँ आए हैं। अरे जाते जाते सुनकर नहीं जाएगा अर्जुन, तेरी यारी के साथ ये सब किसने किया? विशाल के इतना कहते ही अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। पिताजी मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया, अब तो वापस चलो गांव में। अर्जुन रोते रोते बोला। लेकिन पंडित जी जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, जैसे वो ये सच पहले से ही जानते थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। बोलते क्यों नहीं हो पिताजी, चलो ना आप गांव वापस। अर्जुन दोबारा बोला तो विशाल बीच में ही बोल पड़ा, अरे अर्जुन तुम्हारे बापू कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम बता दो किसने किया ये सब। मैं अभी जाकर सरपंच को सब बता दूंगा। अर्जुन विशाल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। हमने इतना बोलकर विशाल के साथ बाकी दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। चलो बेटा यहाँ से, पंडित जी अर्जुन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोले। लेकिन अर्जुन तो जैसे गुस्से में सब कुछ भूल गया था। उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और विशाल के सर पर दे मारा। विशाल के सर पर चोट लगते ही बाकी सब अर्जुन की तरफ भागे आए। सब मिलकर अर्जुन को मारने लगे, लेकिन अर्जुन भी अब बेकाबू हो गया था। इधर विशाल के सर से खून बह रहा था और उसने गुस्से में बंदूक निकालकर अर्जुन को मारने लगा। इससे पहले कि अर्जुन को गोली लगती पंडित जी बीच में आ गए। मौके पर ही पंडित जी की मौत हो गई। उधर विशाल को उसके दोस्त हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ बयान दिया, अर्जुन ने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया और जब हम उसके पिताजी को बचाने गए तो अर्जुन ने हम पर भी हमला कर दिया। लेकिन अर्जुन ने अपने पिताजी का कत्ल क्यों किया होगा? सामने बैठे इंस्पेक्टर ने विशाल से पूछा। साहब, अर्जुन ने एक इज्जत लूट ली थी जिसके लिए उसे गांव से निकाल दिया गया, लेकिन अर्जुन को यह बात मंजूर नहीं थी। जब पंडित जी जबरदस्ती उसे गांव से लेकर जाने लगे तो उसने पंडित का कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ कुछ समय के बाद ही अवनी दिल्ली के बस स्टैंड पर खड़ी आसपास के माहौल को लेकर चिंतित थी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उसके पास में आकर खड़ी हो गई। आनंद विहार के लिए बस यहीं से मिलती होगी ना? औरत ने पूछा। अवनी उनकी ओर देखती ही रही लेकिन कुछ नहीं बोली। अवनी का जवाब न पाकर औरत दोबारा बोल पड़ी। लगता है पहली बार आई हो, कोई आने वाला है क्या आपको लेने? इस बार अवनी हिम्मत करके बोल पड़ी। नहीं, मैं अकेली ही आई हूं, कोई मुझे लेने नहीं आएगा। औरत को जब अवनी पर शक हुआ तो उसे लेकर पास बनी पुलिस बूथ पर ले गई। पुलिस ने जब उसे सच बताने को कहा तो अवनी ने सब बता दिया, लेकिन उसने घर जाने से साफ इनकार कर दिया था। पुलिस के एक नौजवान ने समझदारी दिखाते हुए उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहीं अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर अवनी आज इस कुर्सी पर बैठी थी। वो बात अलग थी कि उसे यहाँ तक आने में बहुत मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस बंजर जीवन को पीछे छोड़ आगे बढ़ना उसके लिए बेहद जरूरी था। अनमोल, गाड़ी निकालो, सरपंच और उसके बेटों से मिलने का कोटा भी पूरा कर ही आते हैं आज। अगले दिन अवनी पुलिस स्टेशन में अंदर आते हुए बोली। आपने डायरी पढ़ ली? अनमोल ने अवनी से पूछा। पढ़ ली, उसके बाद ही मैं तुमसे सरपंच के घर जाने की कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सरिता केस के तार कहीं ना कहीं सरपंच से ही जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद अनमोल गाड़ी चला रहा था और अवनी दूसरी तरफ की सीट पर आराम से बैठी आते जाते रास्तों को पहचान रही थी। आते जाते नलकूपों को देखकर उसे बचपन की याद आ रही थी। अरे मेरी बारी पहले है, देखा ना तूने कब से खड़ी हूं मैं यहाँ। सुन रही पूनम, तू झूठ कम बोला कर, हम तो कब से यहीं खड़े हैं। अरे मैं तो सवेरे ही अपना बर्तन रखकर चली गई थी। सामने औरतों की नोकझोंक चालू थी और अवनी ने अनमोल से गाड़ी रुकवा ली।
पुलिस को देखकर सारी औरतें आपस में बातें करने लगी। फिर उनमें से एक बोली, अरे अवनी, तू यहाँ? अवनी ने जब अपना नाम सुना तो अचानक उसे होश आया कि वो कहाँ खड़ी है। ये तो उसके घर की पास वाली गली है। क्यों ना एक बार माँ को देखाऊं, पता नहीं माँ ही कैसी होगी। अब तो सीमा भी बड़ी हो गई होगी। मन में खुशियां बटोरते हुए वो धीमे कदमों से घर की चौखट पर जा पहुंची। अरे कलमुई, जल्दी जल्दी हाँ चला। अंदर से किसी औरत की आवाज सुनकर अवनी बाहर ही रुक गई। माँ ही हाथ में बर्तन पकड़े जब आंगन में आने लगी तो दरवाजे पर अपनी बहन को देखकर उछल पड़ी। माँ देख कौन आया है। साड़ी के पल्लू से हाथ पहुंचते हुए जब ममता बाहर की तरफ आने लगी तो किसी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। किधर चली ये सवारी? अवनी को उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ममता कोई जवाब देती इससे पहले ही चौखट को पार कर अवनी अंदर आ चुकी थी। ममता ने जब अवनी को पुलिस की वर्दी में देखा तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। कौन है तू? इधर क्या लेने आई है? कुर्सी पर बैठी औरत ने रोब झाड़ते हुए अवनी से सवाल किया तो अवनी उसके सामने जा खड़ी हुई। यही सवाल मैं तुमसे करती हूँ, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर? पागल तो ना हो गई छोरी तू? यो मेरा घर है। अब हो गई तेरी जांच पड़ताल, निकल ले इस घर से। माँ, ये सब क्या है? अवनी ने अपनी माँ से सवाल किया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने इशारे से अवनी को वहां से जाने के लिए बोल दिया। अवनी ने भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बाहर जाना ही सही समझा, लेकिन जब माही बाहर तक आई तो अवनी से रहा नहीं गया। माही, तू मुझे सच बताएगी वो औरत कौन है? दीदी, आपके जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिया, लेकिन माँ ने एक नौकरानी की तरह ही इस घर में रहने के लिए भीख मांगी तो उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया। और सीमा कहाँ है? अवनी ने चिंतापूर्वक पूछा। पापा ने जब फूलन बाई से शादी की तो घर में पैसे की तंगी थी, इसलिए उन्होंने और इस फूलन बाई ने मिलकर 50,000 में सीमा को बेच दिया। क्या? इतना सुनते ही अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। माही अपनी बहन को आगे कुछ बताती उससे पहले ही फूलन बाई अंदर से आई और उसकी चोटी पकड़कर अंदर ले गई। अवनी सब नजारा देखकर लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि अनमोल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मैम, ठीक तो हैं आप? अनमोल ने कहा। अवनी इतने दर्द के बाद भी शांत रही। मैं ठीक हूं ऑफिसर, चलिए यहां से। अनमोल की नजर अब अवनी पर थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी भावनाओं को छुपाकर बैठी थी। अनमोल ने गाड़ी अब सरपंच के घर से बाहर रोकी। जब अवनी का ध्यान हवेली की तरफ गया तो उठ खड़ी हुई। हमें सरपंच जी से मिलना है, अनमोल ने आगे बढ़कर बाहर खड़े एक आदमी से कहा। थोड़ी देर में जब उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली तो अवनी एक बार दोबारा खुद को मजबूत करती दिखी। आइए इंस्पेक्टर साहिबा, कैसे आना हुआ? सरपंच जी सोफे पर बैठते हुए बोले। अब आप जैसे लोग बाहर तो निकलते नहीं हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यह तकलीफ हम ही उठा लें। अवनी ने जवाब दिया। काम की बात करो मैडम जी, इतना वक्त नहीं होता हमारे पास। सरपंच जी बड़े ही रोब से बोले। तो सुनिए फिर, काम की बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, विशाल और दीप आपके ही बेटे हैं? जी मेरे ही बेटे हैं, सरपंच ने जवाब दिया। आपके बेटों पर हमें शक है कि उन्होंने किसी लड़की का कत्ल किया है, इसलिए कल सुबह 10 बजे उन्हें पुलिस चौकी भेजने का कष्ट कीजिएगा। सरपंच हंसते हुए बोला। सिर्फ शक के तौर पर आप हमारे बच्चों से पूछताछ करना चाहती हैं? आप शायद जानती नहीं हैं आप किसकी औलाद के बारे में गलत कह रही हैं। हमारे बच्चे कभी गलत कर ही नहीं सकते। इतना विश्वास? अवनी ने एक शरारती मुस्कान से सरपंच की तरफ देखा, फिर सोफे से उठते हुए बोली। फिलहाल मैं चलती हूँ, लेकिन कानून के काम में सहयोग करना आपका भी कर्तव्य है, इसलिए मैं चाहूंगी आप तय समय पर अपने लाडलों को थाने में भेज देंगे। सरपंच हैरानी से उठा और बोला। इंस्पेक्टर अवनी चलते हुए रुकी और बोली। जी सर कहिए, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? सरपंच जी बोले तो अवनी एक पल को उसके पास आई और दोबारा मुड़ते हुए बोली। अगर इस चेहरे को पहचान जाते तो अपने लड़कों की तारीफ मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करते। चलती हूँ, इतना कहकर अवनी वहां से जा चुकी थी। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अनमोल और अवनी ने कोई बात नहीं की। अगले दिन 10 बजते ही अवनी की नजर घड़ी पर गई। आधे घंटे के इंतजार के बाद अनमोल बोला। मैम, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, इंस्पेक्टर साहिबा ने बुलाया तो आना ही था। अंदर आते हुए सरपंच ने जवाब दिया।
अवनी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कानून के काम में हमारा पूरा साथ दिया। आओ बेटा अंदर आओ। सरपंच अपने लड़कों को आवाज देकर बुलाने लगा तो अवनी ने हाथ से उन्हें बाहर रुकने का ही इशारा कर दिया। सरपंच जी, शायद आप भूल गए हैं, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ हर चीज कानून के हिसाब से होती है। हमें आपके लड़कों से पूछताछ करनी है, वो भी एक मर्डर केस के तहत, तो हमें इन्हें अंदर लेकर जाना होगा। अवनी ने कहा, आप जैसा चाहे वैसे पूछ सकती हैं, लेकिन मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सरपंच गुस्से में बोला। अवनी हंसते हुए बोली, आप बेफिक्र रहिए, चलिए इंस्पेक्टर। अवनी अनमोल के साथ वहां से जा चुकी थी। अवनी जैसे ही अंदर गई तो सरपंच के दोनों बेटे विशाल और दीप कुर्सी पर बेशर्म की तरह आराम से बैठे थे। अवनी ने जब उन दोनों को देखा तो उसका खून खौल गया। न जाने उसे क्या सूझा, जाते ही दोनों को जोर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। मैम, संभालिए अपने आप को। अनमोल आगे बढ़कर अवनी को रोकने लगा तो अवनी एकदम शांत हो गई। ये कानून के खिलाफ है। अनमोल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अवनी बोल पड़ी, आई एम सॉरी। अवनी वहां से हटकर साइड में खड़ी हो गई और अनमोल ने विशाल और दीप के सामने एक कुर्सी डाली और उनसे बोला, तुमसे जो भी पूछा जाए सही सही जवाब देना। पहला सवाल, तुम सरिता तिवारी नाम की किसी लड़की को जानते हो? विशाल और दीप ने एक साथ नाम में गर्दन हिला दी। तो फिर सरिता की डायरी में तुम्हारा जिक्र कैसे मिला है? हमें नहीं मालूम, दोनों फिर से एक साथ बोले। लगता है इतनी आसानी से जवाब नहीं देंगे। अवनी ने वहां पर एक रोड उठाई और उन्हें मार दी, उससे पहले सरपंच वहां पहुंच गया। आपको मना किया था मैंने, मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। और आपने क्या किया? आपके बेटे हमसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अवनी ने जवाब दिया, आप कैसे कह सकती है मेरे बेटे झूठे हैं? आप भी तो केवल शक के बेस पर इनसे पूछताछ कर रही हैं। सरपंच बोला, हमें शक इस बात का है कि आपके बेटे ने सरिता का कत्ल किया है या नहीं, लेकिन इस बात का पूरा यकीन है कि आपके बेटे सरिता को अच्छे से जानते हैं और इसी सच को उगलवाने के लिए हमें हमारा तरीका आजमाना होगा। और आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो ये देखिए सरिता की डायरी, इसमें आपके बेटों का पूरा नक्शा उतरा हुआ है। इतना कहकर अवनी ने दोबारा रोड उठाई और जैसे ही विशाल को मारने लगी तो वो बोल पड़ा, मैं और सरिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने सरिता को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूं। सारा सच बताओ अभी। अनमोल गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सरिता से मेरी मुलाकात एक होटल में हुई थी। वो अपनी किसी दोस्त के साथ डिनर पर आई थी और वापस जाते समय उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था तो मैंने उसे लिफ्ट दी थी। उसको हॉस्टल में छोड़कर उस दिन वापस घर आया तो देखा उसका पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था। पर्स में सामान और कुछ रुपए पड़े थे। मैंने और दीप ने पहले उन पैसों से ऐश करने की सोची, लेकिन जब अगले दिन दोबारा उसी होटल के सामने सरिता ने मुझे आवाज दी, ए सुनो, आपकी गाड़ी में कल मेरा पर्स छूट गया था, मिला आपको? सरिता ने मुझसे पूछा, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं, मैं तो उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, मेरा दिल बहक गया था। फिर मैंने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए हेलो कह दिया। हाय, मेरा पर्स। सरिता ने दोबारा अपने पर्स के बारे में पूछा तो मुझे याद आया, पर्स तो रात को घर ही भूल आया था मैं। आपका पर्स कल लौटा दूंगा मैं, शायद घर भूल आया हूं। मैंने उसे जवाब दिया तो वो बोल पड़ी, ठीक है, कल इसी वक्त यहीं मिलना। मैं पूरी रात सरिता की वजह से सो नहीं पाया था। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहा। फिर अगले दिन पर्स के बहाने में उससे मिलने गया। पर्स लौटाकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और संयोगवश वो भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगी थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं तो सरिता से शादी करना चाहता था, तो फिर उसको मारने की कैसे सोच सकता हूँ? इतना कहकर विशाल रोने लगा। फिर दोबारा बोला, मेरा विश्वास करो, मैंने सरिता को नहीं मारा है, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन एक बात याद रखना सरपंच साहब, अगर आगे किसी जांच के लिए इनकी जरूरत पड़ी तो आपको इन्हें भेजना ही होगा। इतना कहकर अवनी वहां से चली गई। अनमोल भी अवनी के पीछे पीछे अंदर आया तो बोल पड़ा, मैम क्या सोचा आपने? अवनी वापस मुड़ते हुए अनमोल से बोली, एक तो तुम बार बार मुझे मैम कहना बंद करो, हम यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं, तो सर मैडम की जगह नाम लेकर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अनमोल हंसते हुए वहां से जाने लगा तो अवनी बोली, अनमोल तुम एक काम करो, जिस दिन सरिता का कत्ल हुआ था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर लाओ। हॉस्टल के साथ वाली जगह पर कैमरा जरूर मिलेंगे। ओके। इतना कहकर अनमोल वहां से चला गया और फिर कुछ ही देर में वो फुटेज लेकर वापस आया। फुटेज में विशाल पहले सरिता से बात करते हुए दिखा,
फिर उसके गले लगते हुए और उसके बाद उसने सरिता को अपने साथ गाड़ी में बैठाया। विशाल और दीप के साथ उसके दो दोस्त रिंकू और मोहन भी थे। अवनी ने ये सब देखने के बाद अंदाजा लगा लिया कि विशाल झूठ बोल रहा था, लेकिन अवनी चाहती थी सारे सबूत के बाद ही कमिश्नर को दिखाएगी और विशाल को इस बार सजा जरूर दिलवाएगी। अनमोल, तुम एक काम करो, ये फाइल लेकर सरपंच के पास जाओ और उससे इस कागज पर साइन करवा कर ले आना। आगे की कार्यवाही के लिए सरपंच के साइन हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे सावधानी से करना, अवनी अनमोल को समझाते हुए बोली। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर अनमोल वहां से चला गया। रात को घर आने के बाद अवनी के दिमाग में माही की कई बातें गूंज रही थी। कुछ भी करके उसे सीमा को ढूंढना ही होगा, लेकिन उससे पहले ये सरिता वाले केस से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद सीमा को भी ढूंढ लूंगी और माँ को भी अपने साथ ले आऊंगी। वो बार बार याद कर रही थी उस दिन को जब उसने अपनी माँ को बाबू के बारे में सब बताया था, लेकिन उसकी माँ ने यकीन नहीं किया था। अगर उस दिन उन्हें यकीन हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंखों से आंसू पहुंचते पहुंचते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले 1-2 हफ्तों में अवनी ने विशाल के खिलाफ पूरे सबूत बटोर लिए थे। अनमोल भी उसका पूरा साथ दे रहा था। अवनी के दिमाग में जब भी कोई बात होती तो सबसे पहले अनमोल को बताती, या यूं कहें कि उसे अनमोल की ईमानदारी भा गई थी। शाम को अवनी ने अनमोल को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। एक दूसरे से हंसी मजाक करते जब अनवी सीढ़ियों से नीचे आने लगी तो उसका पैर फिसल गया। हाव भाव में कुछ पता चलता इससे पहले ही अनमोल और अवनी एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। जब दिव्या ने उन्हें आवाज दी तो झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अवनी के लिए तो जैसे उससे कितना बड़ा पाप हो गया था। बचपन से लेकर आज तक अर्जुन के सिवा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। आपका फोन, अवनी ने अनमोल को फोन देते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वो फोन देने लगी तो वापस उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर गया। ये अवनी ने इशारे से अनमोल से पूछा तो अनमोल मुस्कुरा दिया। मेरी मंगेतर मेनका। इतना कहकर अनमोल ने अवनी के हाथ से फोन ले लिया। अवनी तो सोचकर ही मुस्कुरा उठी, ये तो उसकी मेनका थी। डिनर टेबल पर बैठते ही अवनी ने अनमोल को अपनी और मेनका की दोस्ती के बारे में बता दिया, लेकिन हद की बात तो ये थी कि इतना जानने के बाद अनमोल के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। लेकिन अवनी जरूर खुश थी कि उसकी मेनका को अच्छा जीवन साथी मिला है। अवनी, मैं सोच रहा हूं कल गिरफ्तारी से पहले एक बार फिर से सरपंच से बात कर ली जाए। लेकिन क्यों अनमोल? इस बार पूरे सबूत हमारे पास हैं, तो बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अवनी ने जवाब दिया। सही कह रही हो। अनमोल ने एक पल अवनी की तरफ देखा, फिर फोन की तरफ देखने लगा। जैसे ही फोन आया उसने झट से फोन उठा लिया। हाँ मोहित, बोलो सर, थाने में आग लग गई क्या? ठीक है, जब तक हम नहीं आ जाते तब तक तुम वहां सब संभालो, अनमोल ने फोन टेबल पर रखते हुए बोला। अवनी, हमें जल्दी निकलना होगा, थाने में आग लग गई है। लेकिन कैसे? अवनी ने हैरानी से पूछा। वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा, अनमोल ने जवाब दिया। दोनों जब वहां पहुंचे तो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा चुके थे। सर, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैंने वक्त रहते फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया था, मोहित ने पास आते हुए कहा। बहुत अच्छा किया, अनमोल और अवनी एक साथ बोले। वैसे अजीब बात है ना, मेरे ही केबिन में आग लगी, अवनी अपने केबिन में अंदर आते हुए बोली। कोई फ्यूज हो गया होगा इधर, अनमोल उसके साथ में खड़े होते हुए बोला। लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ, बाकी चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है, अवनी सब देखते हुए बोली। पुलिस स्टेशन का हालचाल देखने के बाद अवनी घर आ गई। घर आते ही उसने सबसे पहले मेनका को फोन कर उसे अनमोल के बारे में सब बता दिया। देख, तू तो शादी में मिलवाना चाहती थी और मैं अपनी जासूसी से पहले ही उससे मिल ली, अवनी खुश होते हुए बोली। हाँ मेरी माँ, तू तो सबसे बड़ी जासूस है। वैसे बता, कैसा लगा तुझे अनमोल? मेनका उतावलेपन से बोली। बहुत ईमानदार है और समझदार भी, काम को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है उसे। अवनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही मेनका बोल पड़ी। अवनी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अनमोल का कॉल आ रहा है वेटिंग में। ओके, नो प्रॉब्लम। अवनी ने इतना कहकर फोन रख दिया। अनमोल, विशाल और बाकी दोस्तों को अरेस्ट कर जल्दी मेरे सामने लेकर आओ। अगले दिन पुलिस स्टेशन में बैठी अवनी अनमोल से बोली। लेकिन अवनी, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर किस बेस पर हम उन्हें अरेस्ट करेंगे? मेरे पास सारे सबूत हैं अनमोल, तुम चिंता मत करो। तो कल रात को तुम्हारे केबिन में? अनमोल कुछ सोचता हुआ बोला। नहीं, सबूत तो सारे मेरे ही पास थे उस वक्त, मैं ऐसे कामों में ढील नहीं करती। मुझे पता था सबूत मिटाने की पूरी कोशिश हो सकती है। वो आग भी एक साजिश थी, मुझे पता है। थाने की फुटेज भी गायब है, इससे साफ पता चलता है किसी ने सबूत मिटाने के लिए ही आग लगाई थी।
अवनी ने फाइल में नजर जमाए हुए ही जवाब दिया। ओह वेरी स्मार्ट अवनी। अनमोल ने एक अलग ही अंदाज में अवनी से ये शब्द बोले थे, लेकिन अवनी कुछ समझ नहीं पाई। सरपंच की लाख कोशिश के बाद भी विशाल और उसके साथियों को पुलिस पकड़ लाई थी। हाँ हम बस पहुंचने ही वाले हैं, अनमोल ने सामने से कहा तो अवनी ने फोन एक तरफ रख दिया और उसके चेहरे पर अपनी जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। कमिश्नर साहब के आते ही ये सारे सबूत उनके सामने होंगे, फिर इन दरिंदों को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। अवनी अभी अपनी सोच में ही गुम थी। जब तक अनमोल आता है मैं एक बार मेनका को भी फोन करके सब बता देती हूँ, उसे भी खुशी होगी अनमोल के बारे में सुनकर। अवनी मन ही मन खुश होते हुए बोली, ये क्या आजकल फोन भी नहीं उठाती? जब से उसे अनमोल के बारे में बताया तब से लेकर अब तक कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। चल छोड़, अनमोल आता ही होगा, बाद में बात कर लूंगी उससे। धाएं धाएं गोली की आवाज। अवनी मन ही मन बोलकर अपनी गन लेकर बाहर की तरफ भागी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर चौंक पड़ी। विशाल और उसके चारों दोस्त चौकी के बाहर पड़े थे। किसने मारा इन्हें? अवनी चिल्लाते हुए बोली। अवनी, अनमोल हांफते हुए बोला। अनमोल किसने मारा इन्हें? अवनी ने दोबारा वही सवाल दोहराया। मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हम इन्हें पकड़ पाते वो भाग गए। अनमोल हांफते हुए एक ही सांस में बोल गया, यू इडियट, दिखता नहीं तुम्हें? कुछ काम सही से नहीं किया जाता तुमसे। अवनी निराश होकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर दीप पर गई। उसकी चलती सांसें देखकर अवनी ने उसे जल्दी से गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ ले भागी। पीछे से अनमोल उसे आवाज देता ही रह गया, लेकिन वो नहीं रुकी। अवनी मेरी बात सुनो, लड़खड़ाती जुबान में दीप बोल रहा था। गाड़ी के शीशे से अवनी दीप को भी देख रही थी। दीप के मुंह से अपना नाम सुनकर अवनी हैरान भी थी। मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुम हमें पूछताछ करने के लिए लाई थी। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है, मुझे माफ कर दो। तुमने सरिता को क्यों मारा? अवनी ने गाड़ी चलाते हुए ही दीप से सवाल किया। उस दिन विशाल के साथ मैंने भी ज्यादा पी ली थी। सरिता विशाल से प्यार करती थी, इसलिए उसके कहने से वो गोदाम में आई थी, लेकिन रिंकू और मोहन ने हमें ज्यादा शराब पिला दी, जिससे हमें होश ही नहीं रहा। और हमारे सोने के बाद उन दोनों ने उसकी इज्जत लूट ली। सुबह जब विशाल की आंख खुली तो उसने सरिता को नग्न अवस्था में पाया। उस वक्त सरिता बेहोश थी। उसे लगा सरिता ने अपनी मर्जी से ये सब किया है, इसलिए बिना सोचे उसने सरिता पर ही गोली बरसा दी। बाद में एक दिन रिंकू और मोहन ने शराब के नशे में खुद ही बात उगल दी। इतना कहकर दीप की जुबान फिर से लड़खड़ाने लगी तो अवनी ने गाड़ी रोक दी। दीप हॉस्पिटल आ गया है, लेकिन जब अवनी ने गाड़ी की खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, दीप एक बार फिर से बोल पड़ा, तुम्हारी बहन, बाप। इसके बाद ही दीप की आवाज बंद हो गई। अवनी पोस्टमार्टम करवाकर वापस थाने आई तो कमिश्नर साहब फाइल पलटते नजर आए। अवनी, एक केस सोल्व नहीं कर सकती तुम? इतने दिनों में क्या किया है तुमने? सर, अवनी के बोलने से पहले कमिश्नर दोबारा बोल पड़े। क्या सर, तुम्हें अंदाजा भी है? चार चार मौत एक साथ, वो भी पुलिस चौकी के बाहर। मैं इनके कातिल को जल्द ही आपके सामने लाकर रहूंगी, अवनी ने कहा तो कमिश्नर फिर से बोला, पहले सरिता वाला केस सोल्व नहीं हुआ आपसे, जो आप दूसरा केस भी सोल्व कर लेंगी? सरिता केस सोल्व है सर, ये रहे पूरे सबूत, अवनी ने अपना फोन आगे करते हुए कहा। अवनी ने दीप की भी पूरी वीडियो बना ली थी, साथ ही फुटेज और बाकी लोगों के कुछ बयान भी थे, जिसके चलते कमिश्नर ने उसे शाबाशी दी और आगे के लिए सतर्क लेने के लिए बोलकर चले गए। लेकिन एक ज्वाला बाहर भी उगल रहा था। वो था सरपंच, अवनी से बदले की फिराक में हर दिन नए खेल खेल रहा था। फिर एक दिन अवनी ने जब उस पर यह कहते हुए वार किया कि मेरे पास दीप की वीडियो है जिसमें वो कह रहा है मेरी बहन आपके पास है, या तो आप खुद से बता देंगे या मैं कोई और तरीका अपनाऊं। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मालवा जिले के पास जो गोदाम है वहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जो भी सबूत है उन्हें वापस करने होंगे। इतना कहकर सरपंच ने फोन रख दिया। अगली सुबह अनमोल के साथ ठीक 11 बजे अवनी बताई गई जगह पर पहुंच गई थी। सरपंच का एक आदमी उन्हें गोदाम में लेकर आया। अंदर आते ही अनवी की आंखें चुंधिया गई। न जाने कितनी ही लड़कियां वहां बांध कर रखी गई थी। मेरी बहन कहाँ है सरपंच? गुस्से में लाल आंखों से अंगार भरती अवनी बोली। इतनी जल्दी क्या है अवनी, पहले काम की बात कर ली जाए, सरपंच हंसते हुए बोला। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अनवी बोली। सबसे पहले तो वो वीडियो जिसकी तुम बात कर रही थी। सरपंच ने कहा, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, दीप ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया जरूर था। अनवी मुंह फेरते हुए बोली। सरपंच हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तो मैं पहले से जानता था कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया, क्योंकि तुम्हारे पास एक खास चीज है जो मुझे चाहिए।
क्या? अनवी ने आश्चर्य से बोला। सालों पहले जो स्वाद मेरे बेटों ने तुझ में चखा था, आज वही स्वाद मुझे चखा दे और बस अपनी बहन को ले जा यहाँ से। सरपंच बड़ी बेशर्मी से अनवी को छूते हुए बोला तो अनवी ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे और भी तरीका थे सरपंच। अनमोल शूट ही। अवनी के इतना कहते ही अनमोल ने गल सरपंच की कनपटी पर रख दी। तुमने क्या सोचा था? तुम कुछ भी कहे जाओगे और मैं मान जाऊंगी? अब बता मेरी बहन कहाँ है? अनवी गुस्से में बोली। वो उधर। सरपंच एक बार कांपता हुआ इशारा करने लगा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। साथ में ही अनमोल भी जोरों से हंसने लगा तो अनवी अपनी बहन की तरफ बढ़ते बढ़ते ही रुक गई। अनमोल, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? अनवी हैरानी से बोली तो अनमोल बोल पड़ा। इस दुनिया में बिना रिश्वत के कुछ मुमकिन नहीं है अनवी, और यहाँ तो हर काम 2 नंबर से होता है। फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ ही शामिल हो जाओ और देखो कितना पैसा है हमारे धंधे में। शट अप अनमोल, तुम्हारी तो कमिश्नर से इतनी तारीफ सुनी थी मैंने, और तुम खुद भी। बेवकूफ तो मैं खुद थी जो तुम पर भरोसा किया। अनवी का गुस्सा कम ही होने का नाम नहीं ले रहा था। ओह रियली? सच कहूं अनवी, गलती तुम्हारी ही है। मैं शुरू में अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। उस दिन तुमने एक फाइल पर साइन करवाने के लिए मुझे सरपंच के घर नहीं भेजा होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफों की तरह यहां खड़ा होता। जब मैं वहां गया तो ये किसी से लड़कियों की सप्लाई के लिए बातें कर रहा था, और जब मैंने इनसे पूछा तो पता चला सरपंच साहब बहुत सारे गैरकानूनी धंधे करते हैं, जिनमें उनका शराब का धंधा और ये लड़कियों वाला धंधा, ड्रग्स वाला, मतलब सारे ही बड़े बड़े काम करते आए हैं। फिर इनको पता चला कि मुझे इनके सीक्रेट पता चल गया तो इन्होंने मुझे रिश्वत ऑफर की और साथ में अपने हर धंधे का 10% बिना किसी खर्च के मेरा। तो अब तुम ही बताओ, इतना अच्छा मौका मैं कैसे जाने दे सकता था? अवनी अभी भी हैरानी से अनमोल को देख रही थी। ऐसे मत देखो अवनी, मैंने तो तुम्हें मौका भी दिया था मुझ पर शक करने का, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा था मुझ पर, तो क्या करूं? फिर थोड़ा रुककर दोबारा बोला, अच्छा सुनो, पूछोगी नहीं मैंने तुम्हें कौन से मौके दिए? अवनी कुछ बोली नहीं तो अनमोल खुद ही बोल पड़ा। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। पहला मौका तुम्हारे केबिन को जलाकर। इतना सुनते ही अवनी ने अनमोल का कॉलर पकड़ लिया। मतलब तुमने वो सारे सबूत मिटाने के लिए? अरे मैंने तो पूछा भी था तुमसे सबूत के बारे में, भूल गई? तब भी तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ? वैसे ठीक तो तुमने भी मेरे साथ नहीं किया था, जो मुझे भी नहीं बताया कि सबूत तुम घर पर लेकर बैठी हो। चलो वो मौका भी गया, लेकिन दूसरा मौका तुम्हारी चौकी के बाहर ही चारों लड़कों को मारकर। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से वो दीप बेवकूफ जाते जाते सब बक गया। लेकिन वो विशाल और दीप तो सरपंच के बेटे थे ना, फिर भी उन्हें उन्हें मार दिया। अवनी ने शक की निगाह से उन्हें देखते हुए पूछा। इतना सुनते ही सरपंच एक बार फिर अवनी के करीब आकर उसे छूते हुए बोला, डार्लिंग तुम्हें किसने पुलिस में भर्ती किया ये तो बतला दो। चलो छोड़ो, वैसे ये तुम्हें किसने कहा विशाल और दीप मेरे बेटे थे? वो सिर्फ मेरे यहाँ काम करते थे, जैसे बाकी सब लड़कों को मैं अपना बेटा कहता हूँ, ठीक वैसे ही उन्हें भी कहता था। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, उसे मेरा काम जरा भी पसंद नहीं आता, ठीक तुम्हारी तरह। बेवकूफ छोड़कर चला गया मुझे। अब तुम पूछोगे हमने उन चारों को क्यों मारा, तो इसकी भी एक वजह थी। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाते तो तुम फिर से अपना जासूसों वाला दिमाग लगाना शुरू कर देती और वो बेवकूफ तुम्हें सब उगल देते, यहाँ तक ये भी कि सरिता का मर्डर भी मैंने ही किया था। सरपंच ने इतना कहा ही था कि अवनी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। विशाल ने उसे सिर्फ अपने जाल में फंसाया था, उसके बाद बाकी लड़कियों की तरह उसे भी यहाँ लाया गया और मेरा ये काम भी विशाल और उसके दोस्तों ने कर दिया था। बस बात ये थी, जिस वक्त विशाल ने उस पर गोली चलाई वो पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन विशाल को इस बात का पता ही नहीं चला। अवनी सर झुकाए उनकी हर बात को सुने जा रही थी, जैसे इसके पीछे भी वो अपना दिमाग कहीं चला रही हो। हमें तो लगा था इस वारदात के बाद तुम सस्पेंड हो ही जाओगी या फिर भूखी लोमड़ी की तरह शांति से बैठ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक चढ़ा है अब उनके कातिलों को ढूंढने का। अनमोल गुस्से से बोला, लेकिन तुम तो उस वक्त चौकी पर मौजूद थे जब उन चारों पर गोली चलाई गई, तो फिर तुमने कैसे मारा उन्हें? अवनी गुस्से में बोली, ओ तो तुम उससे भी मिलना चाहोगी जिसने इन चारों पर गोली चलाई? मतलब तुम भी ना अवनी सारे सदमे एक ही साथ लेने की फिराक में हो? सरपंच ने कहा तो अनमोल भी हंसने लगा। अर्जुन, सरपंच ने आवाज दी तो अवनी सामने खड़े लड़के को देखकर रोने लगी। अवनी दौड़कर अर्जुन के पास चली गई। अर्जुन तुम भी इनके साथ? कह दो ना अर्जुन, ये सब झूठ है। अवनी उसे पकड़कर हिलाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो जैसे था वैसे ही खड़ा रहा।
अर्जुन उठा के पटक दे साली को अंदर इसकी बहन के पास। इतना कहकर सरपंच और अनमोल उठे और गोदाम में पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। सरपंच की आवाज से अर्जुन ने एक नजर अवनी की तरफ दौड़ाई और दूसरी नजर सरपंच और अनमोल पर डाली, जो अपनी जीत का जश्न शुरू कर रहे थे। दूसरी तरफ अवनी ने जब से अर्जुन को देखा था टूट गई थी। इतने सालों तक जिसका इंतजार किया उसका ऐसा रूप सामने आएगा, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। इस सदमे से वो सबसे ज्यादा टूटी थी और फिर ऐसी टूटी कि रोते रोते वहीं बैठ गई। अर्जुन ने अवनी की जब ऐसी हालत देखी तो उसका हाथ अपने आप ही बंदूक पर चला गया। उसने आगे बढ़कर बंदूक अवनी के हाथ में थमा दी। दोनों का ही ध्यान अर्जुन की तरफ नहीं गया, जिससे वो संभल नहीं पाए। वहीं जब अवनी ने अर्जुन का ये रूप देखा तो उठ खड़ी हुई और फिर एक के बाद एक गोली सरपंच और अनमोल के सीने पर चला दी। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़कर अर्जुन के गले लगने को हुई तो उसे याद आया, आखिर था तो वो भी एक मुजरिम ही। उसने बिना देर किए चौकी में फोन किया और साथ में मेनका को भी अनमोल के बारे में मैसेज करके सब बता दिया। मेनका को जब अनमोल के बारे में पता लगा तो उसने अवनी को कॉल किया। वो था ही इसी लायक। तुझे पता है मैं तेरा फोन क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि इस दरिंदे ने मुझे मना किया था। वो तेरे बारे में बहुत गलत सोचता था। सच कहूं तो मैं खुद इस रिश्ते से ऊब गई थी, इसलिए आए दिन हमारी लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन वो मुझे बदनाम करने की धमकी देता था, इसलिए मैं चुप रहा करती। मेनका की बात सुनकर अवनी जी भरकर रोना चाहती थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला। तब तक पुलिस भी वहां आ गई। दूसरी तरफ अर्जुन ने उसके सामने माही को लाकर खड़ा कर दिया। माही के साथ ही आज सैकड़ों लड़कियां भी आजाद हो गई थी। वहीं पुलिस अर्जुन को लेकर जा चुकी थी और अवनी माही के साथ घर की तरफ बढ़ चली। बाहर आंगन में ही उसका बापू और फूलन भाई ठहाके लगाते नजर आ गए। उसकी माँ चूल्हा जला रही थी और बहन कपड़े धोती नजर आई। माही ने जैसे ही घर में कदम रखा दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गई। ममता ने भी जब माही को देखा तो उसे गले से लगा लिया। आटे से सने हाथों से बार बार उसका लाड़ दुलार करती। जब उन दोनों ने माही को देखा तो फूलन बाई चिल्ला पड़ी, हो गया तुम्हारा लाड़ प्यार, अब जल्दी से अंदर आ और रोटी सेक, भूख लगी है जोरों से। अवनी अंदर आते हुए बोली, मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे आदेश सुनती फिरे, चलो माँ यहाँ से। अवनी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी तो बिरजू सामने आ खड़ा हुआ। अवनी बिटिया तू आ गई, बिटिया मुझे माफ कर दे, देख तेरा बापू तेरे आगे हाथ जोड़ता है। ममता जैसे ही दोबारा आगे हाथ बढ़ाने लगी अवनी ने उनके हाथ पीछे खींच लिए। चलो माँ। अरे बिटिया मैं यहाँ क्या खाऊंगा, अकेला पड़ा। अरे कुछ रुपये ही दे जाती। बिरजू आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अवनी आगे आ खड़ी हुई। आप कभी नहीं सुधर सकते, अटक गई ना आपकी सुई, फिर से वही पैसे पड़ा कर। दूर रहिए अब हमसे, कल की आई छोकरी इतना गुमान न कर, जो अपने बाप की न हुई वो किसकी होगी। आधी उम्र होने को आई और देखो हवाजबाजी करती फिरे। फूलन बाई चिल्लाकर बोली, लेकिन अवनी अपनी माँ और बहनों के साथ वहां से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने गली में कदम रखा फूलन बाई दोबारा चिल्लाकर बोली, पुलिस की वर्दी पहनकर तू पुलिस वाली न बन जाएगी, रहेगी तू वही। अरे तू भूत मत, अपनी पिछला बखत कैसे रगड़ रगड़ कर दबोचा था उन छोरों ने। अवनी को ये बोल जैसे अंदर तक छलनी कर गए। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग गली से बाहर आकर भीड़ में खड़े हो गए। ना मैं भूली नहीं हूं और न ही कभी भूल सकती हूँ इस पापी बाप को भी और उन पापी दरिंदों को भी। आज उन दरिंदों का तो नामो निशान खत्म हो गया और मेरा बस चलता तो मैं इस आदमी को भी नामो निशान मिटा देती, अगर ये आदमी मेरी माँ का सुहाग ना होता तो। इसलिए आगे से दोबारा मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरवान में जरूर झांक कर देख लेना। इस बार अवनी के साथ उसकी माँ भी खड़ी थी। आगे बढ़कर अपना सिंदूर पहुंचकर चूड़ियां निकालकर वहीं फेंक दी। जो आदमी मेरी बच्चों को बेच सकता है वो मेरा सुहाग कभी नहीं हो सकता। ममता अपने आंसू पहुंचते हुए बोली, एक बात आज गांव वालों को भी अच्छे से समझ आ गई थी, बुरे कर्मों की सजा हमेशा मिलती है। कुछ दिनों बाद जेल में तुम इतने अच्छे इंसान थे, फिर भी ये रास्ता क्यों? बोलो ना अर्जुन, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी कहानी बहुत लंबी है जिसे सुनने के लिए इंतजार करना होगा मेरे बाहर आने का। कहते हुए अर्जुन मुस्कुरा दिया। मुझे आज ही सब सुनना है तुम्हारे मुंह से, इसलिए बताओ। अवनी पूरी जिद में बोली तो अर्जुन को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने अवनी को अपने हर उस दुख के बारे में बताया जो उसने अवनी के जाने के बाद जिया था। पिताजी के जाने के बाद इन लोगों ने मुझसे हर गलत काम करवाया। मैं मजबूर था, इसलिए जैसे वो कहते मैं करता जाता, क्योंकि मुझे उम्मीद थी तुम्हारे लौटकर आने की। मुझे यकीन था तुम एक दिन सरपंच और उसके बेटों से बदला लेने जरूर आओगी।
इसलिए मैं अपने आप को इस जगह से दूर नहीं कर पाया। इतना कहकर अर्जुन अवनी की आंखों में देखने लगा। अवनी जो बचपन से अर्जुन के प्रेम में खुद को भूल चुकी थी, आज अपने प्यार को सामने देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन इंतजार अभी बाकी था उनके मिलन का, एक ऐसे मिलन का जिसमें उन दोनों को विलीन हो जाना था।